हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डे क्लास। आप लोगों का स्वागत है इस डे क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूक्लिड ज्योमेट्री, जो कि है चैप्टर 5 क्लास 9 का। इस यूक्लिड ज्योमेट्री में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपको ज्योमेट्री के हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज्योमेट्री आप बहुत पहले से बनाते आ रहे होंगे, लेकिन आपको पता नहीं कि ये ज्योमेट्री हम क्यों बना रहे हैं। तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ज्योमेट्री का यूज कहाँ होता है, ये कहाँ से आया, इसका पूरा हिस्ट्री आपको थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है। इस चैप्टर की चैप्टर 5 की अगर हम बात करते हैं, पूरे चैप्टर में आपको यही चीज़ बताई गई है, जो कि हम यूज तो कर रहे हैं, लेकिन उसका हमें हिस्ट्री नहीं पता कि ये कहाँ से आई, कैसे आई, और कैसे हम इसको हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में या लोग सर्विस लाइफ में कैसे इसको यूज करते हैं। तो अगर इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसमें आप देखो, आपका चैप्टर का नाम है यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री यहाँ दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो यूक्लिड है, दूसरा ज्योमेट्री है। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्री की बात करें। ज्योमेट्री का अगर आप देखो तो ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है। ज्योमेट्री का मीनिंग हुआ, अगर आप इसको दो सेक्शन में, दो भाग में अगर आप बांट दो, तो एक हो जाता है आपका जियो और दूसरा हो जाता है मेट्री। ठीक है, ये ज्योमेट्रियन होता है, ज्योमेट्री। अब इसमें अगर आप दोनों का अगर मीनिंग देखो तो मीनिंग क्या होता है, जियो का मतलब हो जाता है अर्थ, ठीक है, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। अब ये जियो अर्थ मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ कि बहुत पहले एंशियंट टाइम में, प्राचीन समय में, लोग इस ज्योमेट्री को यूज करते थे अर्थ के मापने में। ठीक है, अब जैसे इसमें हम बात करें कि सबसे पहले अगर हम एंशियंट सिविलाइजेशन की बात करें तो एंशियंट सिविलाइजेशन कौन कौन सा है। एंशियंट सिविलाइजेशन हो गया आपका इजिप्ट का है, बेबीलोनिया का है, चाइना का है, इसमें इंडिया भी है। इन सब में ऐसे पुराने ऐसे सिविलाइजेशन है, इन सिविलाइजेशन में इन सब चीज़ों को, ज्योमेट्री के बहुत सारी चीज़ों को यूज किया जाता था। सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे सपोज कर लो, अगर हम मिस्र की बात करें, इजिप्ट की बात करें, तो वहाँ पर क्या एक नील नदी थी। उस नील नदी में क्या होता था, जब ओवरफ्लो वाटर होती थी, पानी जब बहुत ज़्यादा हो जाती थी, तो किसानों के खेतों को क्या करता था, वो नष्ट कर देता था। उसके जो खेतों के जो दीवार होते थे उसको तोड़कर सारे खेतों को मिला दिया करता था। तो अलग अलग लोगों के अपने अपने जो खेत थे उसको अलग करने में दिक्कत होती थी। तो लोग क्या करते थे, इसको मेजर करते थे, मेजरमेंट करते थे, जहाँ पर इस ज्योमेट्री का यूज किया जाता था। इसके बाद दूसरा क्या है कि इसको अगर जैसे सपोज करो किसान अगर खेती कर रहे हैं तो उनका अनाज होता था, तो उस अनाज को कैसे स्टोर करेंगे, कहाँ स्टोर करेंगे, उसके लिए जो अनाज स्टोर करके रखते थे उनकी वॉल्यूम का भी कैलकुलेशन करने के लिए ज्योमेट्री का यूज करते थे। इसके बाद अगर इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, इसमें आपने देखा होगा जो इनके जो घर होते थे, जो सड़कें होती थी, वो बिल्कुल पैरेलल होती थी, एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे एक दूसरे को रोड जो है, जितनी सड़कें थी वो क्रॉस करती थी, और उनका जो घर बना हुआ था वो भी काफ़ी एकदम जो है इस ज्योमेट्री को यूज करके बनाया गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इसका यूज, ज्योमेट्री का यूज किया जाता था। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर तीन मैथमेटिशियन का इसमें जिक्र किया गया इस चैप्टर में। एक है थेल्स, दूसरा है पाइथागोरस, और तीसरा है आपका यूक्लिड, जिसके नाम से पूरा चैप्टर दिया गया है, यूक्लिड ज्योमेट्री। तो ये जो आप यूक्लिड ज्योमेट्री देख रहे हैं, इसमें यूक्लिड जो है एक मैथमेटिशियन है, जो ग्रीक का एक टीचर भी था। इससे पहले कि अगर हम मैथमेटिशियन की बात करें तो सबसे पहला मैथमेटिशियन जो आपका वो थेल्स को माना जाता है। तो थेल्स के बहुत सारे थ्योरम आप हायर क्लास में पढ़ोगे, आगे 10th क्लास में जाओगे तो आप पढ़ोगे इसके बारे में। इसका एक शिष्य था जो पाइथागोरस था। पाइथागोरस थ्योरम को भी आप लोग 8th क्लास में, 7th क्लास में भी शायद आपने यूज़ किया होगा पाइथागोरस थ्योरम को। तो ये लोग जो भी चीज़ें यूज करते थे, ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें यूज करते थे, उनको कोई एक पैटर्न में ऐसे रखते नहीं थे ताकि जो है आगे के जनरेशन को उसको फॉरवर्ड कर सकें। तो यूक्लिड एक सबसे पहला एक मैथमेटिशियन के साथ साथ एक ग्रीक का एक टीचर था। इन्होंने क्या किया कि जो थेल्स है और पाइथागोरस है, इन्होंने ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें उन लोगों ने डेवलप किया ज्योमेट्री को, उन सब चीज़ों को एक बुक में, एक जो है बुक बनाया जिसका नाम रखा गया एलिमेंट। और उस एलिमेंट में टोटल 13 चैप्टर दिए गए, हर एक चैप्टर का एक नाम दिया गया, आपका एक बुक का नाम दिया गया। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट आपका बुक है, जो फर्स्ट आपका चैप्टर है, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपका डिफिनेशन दिया हुआ है, जो यूक्लिड ने कुछ चीज़ों को डिफाइन किया है। इसमें से आप लोगों के चैप्टर में यहाँ पर 7 ही डेफिनेशन दिया हुआ है। तो ये 7 डिफिनेशन आप यहाँ देख रहे होंगे, 7 डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें कुछ चीज़ों को डिफाइन किया है। ये अब सबसे पहले अगर हम पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट, एक पॉइंट को डिफाइन किया गया कि पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। सेकंड पॉइंट है ए लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ। ये सब चीज़ें काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, इस सबको आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले पॉइंट में बता रहा है कि पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। इसका कोई पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता। अगर एक पॉइंट हम बनाते हैं तो इस पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता है, ये इसको डिफाइन किया इन्होंने। दूसरा बता रहे लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज कीजिए कि मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, तो इसकी सिर्फ लेंथ है, ब्रेथ नहीं है, ये डिफाइन किया। थर्ड में बता रहा था एंड ऑफ द लाइन आर पॉइंट्स। अगर ये लाइन हमने बनाया तो इसके एंड जो है, ये पॉइंट और ये दोनों पॉइंट्स को पॉइंट बोला गया कि जो लाइन स्ट्रेट लाइन है इसके दोनों इन पॉइंट को
पॉइंट बोला गया है। फोर्थ में बता रहा है कि स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। अगर इसको देखो, ये लाइन जो बनी है, लाइन कैसे बनी है, कई सारे डॉट्स बनाए गए, इन सारे डॉट्स को जब ज्वाइंट किया गया तभी एक स्ट्रेट लाइन बनी है। तो एक लाइन के ऊपर बहुत सारे डॉट्स होते हैं, तो यही चीज़ बता रहे हैं, स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। इसके बाद पॉइंट 5 है, ए सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ। सरफेस का मतलब क्या हुआ, आपने सरफेस फिगर पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, जैसे ट्रायंगल होता है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, या बाकी बहुत सारे ऐसे ट्रायंगल्स हैं, इन सबको क्या बोलते हैं, हम एक सरफेस बोलते हैं। तो बता रहे हैं सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। अगर एक सरफेस बनाया, सपोज के लिए मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, तो इसके क्या होंगे, लेंथ होंगे, ये लेंथ हो गया और एक ब्रेड्थ हो गया। तो एक सरफेस को, इसी को सरफेस बोला गया, प्लेन सरफेस बोला गया। तो इसकी बता रहा है कि एक इसकी लेंथ भी होती है और ब्रेड्थ भी होती है। 6 नंबर है, द एज ऑफ द सरफेस आर लाइन्स, द एज ऑफ सरफेस आर लाइन्स, द एज ऑफ सरफेस, ये सरफेस जो है इसके एजेज, ये देख रहे हो, इसको बोला गया लाइन बोला गया है, ठीक है। ये जो चारों किनारे हैं, इसको, इस चारों किनारों को लाइन बोला गया है। एंड 7 नंबर पॉइंट है, ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन इटसेल्फ। यानी ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। इसके अंदर देखो कई सारे स्ट्रेट लाइंस होते हैं, ठीक है, इसके अंदर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ भी कर सकते हो। तो ये चीज़ यही बता रहा है, ए प्लेन सरफेस इज सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताया गया। अब इसमें क्या है कि कुछ चीज़ों को इन्होंने डिफाइन नहीं किया, जिसको अनडिफाइंड बोला गया है। अब जैसे अगर इसमें देखो, इनका लॉजिक क्या था कि अगर हम इसमें हर चीज़ों को अगर डिफाइन करते जाएंगे तो लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा बच ही जाएगा कि कुछ ना कुछ अनडिफाइंड रह गया। जैसे सपोज कर लो, एक पॉइंट को अगर इन्होंने डिफाइन किया, तो डिफाइन करने के बाद इन्होंने पार्ट को डिफाइंड नहीं किया। अब इस पार्ट को अगर डिफाइन करेगा तो पार्ट को डिफाइन करने के बाद कुछ नए वर्ड्स आएंगे, फिर उसको डिफाइन करना पड़ेगा, फिर उसमें कुछ और नए वर्ड्स आएंगे, उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से कंटिन्यू होता रहेगा, तो कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स बच ही जाएंगे जो अनडिफाइंड रह जाएंगे। तो जो यूक्लिड है, इस यूक्लिड के कुछ वर्ड्स को अनडिफाइंड बोला गया, जिसको मैंने इधर लिखा है। ये 3 आपके पॉइंट्स है, एक पॉइंट है, एक लाइन है और एक प्लेन है। इन तीनों को यूक्लिड के अनडिफाइंड टर्म्स में रखा गया है। और ये 7 डिफाइंड डेफिनेशन है, जिसको आपको बढ़िया से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको बढ़िया से याद कर लेना। बाकी 2 चीज़ें आपको रह गई है, एक एग्जाम्स रह गया और पोस्टुलेट्स रह गया, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। एक एक करके सीक्वेंस है, मैं 10-10 मिनट की 3 वीडियो आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन का शेयर करूँगा। उम्मीद है ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओके, बाय।